अस्सलाम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में जो टॉपिक है हमारा वो ज़रा हट के है, बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक है। और होपफुली मोस्टली लोग जो है इस टॉपिक से अनफेमिलियर होंगे। और आज की जो वीडियो में हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रापिज्म। अब प्रापिज्म क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है, इसकी सिम्टम्स कौन सी हैं और इसका ट्रीटमेंट कौन सा है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रापिज्म को अगर हम डिस्कस करें, प्रापिज्म है क्या चीज़। अब प्रापिज्म को अगर सिंपल वर्ड्स में डिस्कस किया जाए तो जो पेनफुल इरेक्शन है पीनस के अंदर, जो कि 4 घंटे से ज़्यादा रहती है, ये जो कंडीशन होती है इसको प्रापिज्म हम कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो 1000 ऑफ मिनी चैम्बर्स होते हैं पीनस के अंदर, उनके अंदर ब्लड जो है वो स्टक होता है, उसकी ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है वो ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो जाती है ब्लड के अंदर, वो स्टक हो जाता है, उसका बैक फ्लो नहीं होता। और जब बैक फ्लो नहीं होता तो पीनस के अंदर इरेक्शन आ जाती है और वो इरेक्शन ख़त्म नहीं होती और वो 4 घंटे से लेकर 16 से 20 घंटे तक भी जा सकती है। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। इसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले टाइप्स देखा जाए, प्रापिज्म की टाइप्स कौन सी हैं। प्रापिज्म की टाइप्स में देखा जाए तो 3 मेन टाइप्स हैं प्रापिज्म की। सबसे पहली टाइप जो होती है उसको लो ब्लड फ्लो कह सकते हैं, आइस्केमिक प्रापिज्म उसको कह सकते हैं। जो सेकंड टाइप है उसको रिकरेंट प्रापिज्म कहते हैं और जो थर्ड टाइप होती है वो हाई ब्लड फ्लो की है, उसको नॉन आइस्केमिक प्रापिज्म कहते हैं। अब जो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आइस्केमिक प्रापिज्म। आइस्केमिक प्रापिज्म में क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए तो ब्लड जो है उसकी जो रिमेन कहाँ पे होता है, जो कार्पोरा कार्विनोसा होता है, जो बेसिकली ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं। पीनस की एक शाफ्ट होती है और एक जो ऊपर गोल वाला एरिया होता है उसको ग्लैंड्स कहते हैं या उसको कार्पोरा कार्विनोसा कहते हैं। ये जो एरिया होता है यहाँ पे ब्लड स्टक हो जाता है और उसका फ्लो बैक नहीं होता और सिर्फ उस एरिया में इरेक्शन होती है। ये जो प्रॉब्लम होता है इसको आइस्केमिक प्रापिज्म हम कहते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो स्किल सेल एनीमिया, स्किल सेल के जो पेशेंट होते हैं, ब्लड कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो पेशेंट होते हैं, जो सेक्सुअल प्लेयर के लिए मेडिसिन यूज करते हैं, वाइग्रा और इस टाइप की मेडिसिन वगैरह, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हमारे पास देखा जाए तो रिकरेंट प्रापिज्म आता है। अब रिकरेंट प्रापिज्म में क्या है, रिकरेंट में ये होता है कि जो लॉन्ग लास्टिंग इरेक्शन है वो उसका आना जाना रहता है, मींस कि इरेक्शन जो है वो गोज अवे एंड देन कम्स बैक, तो ये लगा रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है इसको रिकरेंट प्रापिज्म कहते हैं। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है तो हाई फ्लो उसको कह सकते हैं, नॉन आइस्केमिक प्रापिज्म उसको कह सकते हैं। अब ये जो कंडीशन होती है नॉन आइस्केमिक प्रापिज्म की, ये बड़ी डेंजरस कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो पीनस के अंदर जो 1000 ब्लड चैम्बर्स होते हैं, उनके अंदर जो ब्लड होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, वो फ्लो बैक नहीं करता। अब जिसकी वजह से जितनी देर वो ब्लड जो है विदाउट ऑक्सीजन जो है इन चैम्बर्स के अंदर रहेगा, वो क्या करेगा, पीनस को डैमेज कर देगा, उसके टिश्यूज को डैमेज कर देगा। इवन ये कि जो स्क्रूटम और पेरिनियम का जो एरिया है वो सारे को डैमेज कर देगा। और अगर देखा जाए, अगर इसको 4 आवर्स से ऊपर अगर ये काम चला जाता है, 16 आवर्स तक अगर सर्जरी भी नहीं होती है और इसको ऑपरेट भी नहीं होता, अगर कोई और इसकी सजेशन भी नहीं मिलती, तो उस कंडीशन में परमानेंटली ये डैमेज हो जाएगा पीनस और उसके अंदर इरेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, उसके टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे। तो ये बड़ा सीवियर किस्म का प्रॉब्लम है। अब सिम्टम्स तो हमने डिस्कस कर ली कि इसकी मेन सिम्टम्स क्या है कि जो इरेक्शन है पीनस के अंदर वो मोर देन 4 आवर्स रहती है, 16 आवर्स तक जाती है। इरेक्टाइल पीनस जो है उसमें इरेक्शन होती है। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं कि इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, अगर तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि पीनस के अंदर इरेक्शन अगर 4 आवर्स को क्रॉस कर जाती है तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है, क्योंकि अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर सकती है। तो अब उसको फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनिशियली अगर 4 आवर्स तक इरेक्शन अगर काबू में नहीं आती तो उसको हम कैसे नीचे ला सकते हैं, इरेक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो फिजिकल थेरेपी के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से देखा जाए तो आइस पैक्स अगर आप यूज़ करेंगे, एक बारीक से कपड़ा रख के पीनस के ऊपर,
तो आइस पैक रखने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, जो फ्लो है ब्लड का वो बढ़ेगा और उससे इरेक्शन कम हो जाएगी। फिर इसके अलावा जंपिंग अगर की जाए, साइकिलिंग की जाए, एक्सरसाइजेस की जाए लो बैक एरिया की, तो उससे इरेक्शन में डेफिनेटली चांसेस होंगे कि वो कम हो जाए। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूरिनेशन है, अगर यूरिन किया जाए तो उससे भी कम हो सकती है। हीट दी जाए पीने को तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और फिर अगर इसके अलावा और प्रिकॉशनरी मेजर्स में देखें तो पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन जो है अगर वो दे देंगे उसको पेशेंट को, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इरेक्शन कम हो जाएगी। लेकिन इन सारे सिनेरियोज के अलावा अगर देखा जाए तो कपिंग थेरेपी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस एरिया में जो ब्लड है, थाउजेंड ऑफ जो चैम्बर्स है, मिनी चैम्बर्स हैं, उनके अंदर ये ब्लड लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला ब्लड है, इसको नीडल से भी रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर कपिंग करके सर्जिकल ब्लेड से माइनर से कट लगा के फिर उसको सक करें ब्लड को, तो उसकी वजह से ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो इस एरिया में इंक्रीज होगी और ब्लड फ्लो बैक करेगा और उसकी वजह से ये इरेक्शन जो है ये कम हो जाएगी और प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तो इनिशियली सारी मेडिकेशंस हैं, जस्ट एक पब्लिक अवेयरनेस के तौर पर मैंने आपसे शेयर की हैं। बट इन केस अगर 4 आवर्स या उससे ज़्यादा का ड्यूरेशन हो जाता है, इरेक्शन कम नहीं होती, तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू कंसल्ट योर यूरोलॉजिस्ट, योर मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसिडर करना चाहिए इससे और उससे डिस्कस करना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। बल एनी हो, आज के टॉपिक में इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा।